Hello students, a very warm welcome. So continuing the PYQ series, first of all, thanks for giving so much love to Prince sir for this particular series and you now understand that हर टीचर पॉपुलर हो और वो अच्छा पढ़ाए वही अच्छा पढ़ाए जरूरी नहीं है. There are a lot of hidden gems which are there in the market. You just have to make sure that you listen to them very carefully. Now continuing the series, we will today be starting with the topic functions, one of the most important topics of calculus. And in 2024, the weightage was also really very good. In fact, in the last 3 years, the weightage of functions have automatically improved. That's the reason why the paper has become difficult. But आज कोशिश करते हैं functions के 2024 के क्वेश्चन से देखते हैं क्या सीखने को मिलता है. अच्छा, लेक्चर की स्लाइड्स और उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है मैथोंगो कोर्सेज ऐप का, वहां पर मिल जाएंगे. और लाइक और सब्सक्राइब कर लो. और आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि भैया जो चीज अच्छी लग रही है उसको प्लीज कमेंट जरूर करें. देखिए टीचर के लिए और स्पेशली व्हेन समबडी इज न्यू एट अ न्यू प्लेटफॉर्म लाइक उसके लिए यार इट मींस एवरीथिंग. तो इस समय हमें चाहिए कि हम आपके लिए उतनी ही मेहनत से काम करें जितना मेहनत से आप एक्सपेक्ट करते हैं टीचर आपके लिए काम करे. उसमें एक बहुत सिंपल सा काम करना है. fill the comment section with what and how you are loving this particular series. और फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ढंग से एक एक क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करो और फिर सुनो कि प्रिंस सर ने आपको मल्टीपल मेथड या क्वेश्चन को सोचना कैसे है वो कैसे बताया है. ओवर टू प्रिंस सर टू मेक श्योर दैट फंक्शन बिकम्स real strong backbone of calculus for you guys. Got this? Hello everyone, welcome to the session and today we are going to cover the top PYQs of JEE Main 2024 from the chapter functions. So जितने भी थोड़े अच्छे यूनिक टाइप के इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 में we are going to discuss them all. Yes, और अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दूं कि किस स्टाइल के क्वेश्चन पूछे गए, कहां से क्वेश्चन पूछे गए, तो देखो 2-3 टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिसमें एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया, जैसे ऑड एंड इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. ये 3 टॉपिक्स में से एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आया इन ऑल द शिफ्ट्स. और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए? डोमेन रेंज के ठीक ठाक अमाउंट में क्वेश्चन पूछे गए. और अच्छी बात यह है कि डोमेन के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे सारे के सारे. यस, रेंज के 1-2 थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. इसके अलावा कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक था 2024 में. खूब क्वेश्चंस पूछे गए कॉम्पोजिशन के, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, रेंज भी पूछी गई है कॉम्पोजिट की, 1-1 मैनी 1 भी पूछा गया कॉम्पोजिट के बारे में. तो सारे कंसेप्ट में कॉम्पोजिशन को घुसा दिया गया था. ठीक बात है. इसके अलावा जो मैपिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं कि 1-1 होगा फंक्शन या मैनी 1 होगा, वो काफी पूछे गए हैं. नंबर ऑफ फंक्शंस वाले क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं, जो कि इनफैक्ट पिछले 2-3 साल से ट्रेंड चल रहा है नंबर ऑफ फंक्शंस वाला. यस, इसके अलावा फंक्शनल इक्वेशंस वाले क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं पिछले 2-3 साल से, बट 2024 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए फंक्शनल इक्वेशन में से. और 1-2 क्वेश्चन जो ग्राफ के ऊपर बेस्ड थे वो पूछे गए हैं. यस, तो ये मोटा मोटा आइडिया है 2024 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए फंक्शन चैप्टर में. तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं. आप नोटिस करोगे कॉम्पोजिशन वाले फंक्शन के आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. सिमिलरली नंबर ऑफ फंक्शंस के भी काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको. राइट? ओके, so let us start. First question, composition sir. If fx is this piecewise function, gx is this piecewise function, then find the range of f of gx. So composite function बना के उसकी रेंज फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं. तो दोनों का क्वेश्चन बोल सकते हैं, कॉम्पोजिशन का भी है, रेंज का भी है. बता दो कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन. अब कुछ लोग तो क्या करते हैं कि सर बैठ के ना एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करेंगे. सो एक तरीका तो क्लियरली ये हो सकता है कि फाइंड एफ ऑफ जी एक्स कंप्लीटली. एक बार पूरा फंक्शन आ गया तो रेंज भी आई जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है. यस, बट मुझे पता है कि अगर पीस वाइज टाइप के फंक्शन हो ना तो उनकी कॉम्पोजिशन फाइंड करना थोड़ा सा बड़ा टास्क हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता है. तो ये मेथड तो है ही है, यहां से आप खुद कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा. हम तो कोई बेटर तरीके से करने की ट्राई करेंगे. बेटर तरीका क्या हो सकता है सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे. देखो मुझे बताओ, तुमने ऐसे क्वेश्चंस करे होंगे कि log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, लेटर से ये चीज है, बेस 2 लगा देते हैं. तुमसे पूछा जाए कि इसकी रेंज फाइंड करो, कैसे करते हैं? तो क्या सिचुएशन है कि सर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, पहला काम मैं क्या करता हूं, अंदर वाले फंक्शन की रेंज फाइंड कर लेता होता हूं. क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इसकी रेंज कैसे फाइंड करते हैं, चाहो तो स्क्वायर कंप्लीट करके कर लो. ये चीज आ गई. तो क्या पता चल गया कि इसकी रेंज तो क्या होगी, 2 से लेके इंफिनिटी होगी. यस और नो?
मिनिमम वैल्यू वुड बी 2 जब x प्लस 2 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो अगर अंदर वाले फंक्शन की रेंज 2 से इंफिनिटी आ गई, सो उसके बाद क्या करते हैं, log वाला फंक्शन इस पे ऑपरेट करवा देते हैं। तो बोल देते हैं कि जो ये कंप्लीट फंक्शन है इसकी रेंज क्या हो जाएगी कि सर log लगा देंगे, log ऑफ 2 टू द बेस 2 कोमा log ऑफ इंफिनिटी टू द बेस 2, ये हो जाता है। यस, log 2 की वैल्यू 1, log इंफिनिटी की वैल्यू इज इंफिनिटी, ये आंसर आ जाएगा। तो ये तो पता है हमें, बड़ी बेसिक चीज है ये। बट इसमें क्या कर रहे हैं कि जब भी मुझे कॉम्पोजिट फंक्शन की रेंज पूछी जाएगी, क्या करेंगे, पहले अंदर वाले की रेंज फाइंड करेंगे, फिर उस पर बाहर वाला फंक्शन ऑपरेट करवा देंगे। ये तरीका तो आता ही हमें। तो मैं ट्राई करूंगा कि इस पे भी ये वाला तरीका अगर हम अप्लाई कर पाए, पूरा फंक्शन हमें ना फाइंड करना पड़े। तो सोच के देखो, एफ ऑफ जी एक्स में पहले जी एक्स की रेंज फाइंड करने की ट्राई करते हैं। सोच के बता दो क्या आएगी जी एक्स की रेंज, देख लें जल्दी से, चेक करो। फंक्शन हमें गिवन है, तुम्हारा अगर मन करे तो ग्राफ भी बना के देख सकते हो, इजीली बन जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि सर जब x की वैल्यू -3 से 0 में वेरी कर रही है तो -x की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर 3 के बीच में होगी। बता दो सही बात है क्या? एक बार x को -3 रख दिया, एक बार 0 रख दिया, 0 से 3 रेंज आ गई है। अच्छा, सेकंड में अगर x 0 से 1 में है तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, 0 से 1 आ जाएगी। सो सिंपल। तो दोनों को क्या करना है, यूनियन कर देना है, इंटरसेक्शन मत कर देना। इस इंटरवल में 0 से 3 के बीच में जा रहा है, इसमें 0 से 1 के बीच में जा रहा है, तो ओवरऑल रेंज क्या आ गई, 0 से लेके 3 आ गई। तो देख रहे हो gx की रेंज मेरे पास आ चुकी है। अब क्या करना है, अब इस पे f वाला फंक्शन ऑपरेट करवा देना है। तो अब मेरा टारगेट है ये देखना कि f के अंदर अगर 0 से 3 बीच के सारे नंबर्स में रख दूं तो इसकी रेंज क्या आएगी। कैसे देखेंगे, उसके लिए f वाला फंक्शन देख लेते हैं। सर ध्यान से देखना, अब f के अंदर किस टाइप की इनपुट डाल रहे हो तुम, 0 से लेके 3 के बीच की। तो कहने का मतलब कि मैं तो ये वाली डेफिनेशन यूज करूंगा, यस और नो। ऊपर वाली डेफिनेशन तो मेरे काम की है ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो हमारी इनपुट जा ही नहीं रही, हमारी इनपुट 0 से 3 में जा रही है। तो यहां से देख के बता दो, अगर x की वैल्यू 0 से 3 है तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी। तो लीनियर फंक्शन है सर, एक बार x को 0 डाल दूंगा, एक बार 3 डाल दूंगा। 0 डालेंगे 1 आ गया, 3 डालेंगे 0 आ गया, रेंज क्या आ गई, 0 से 1। तो पता चल गया कि जब इनपुट में 0 से 3 टाइप के सारे नंबर्स रख देंगे तो रेंज कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 से 1 तक। मेरा आंसर आ चुका है 0 to 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। देख रहे हो, 2 स्टेप्स में सॉल्व हो गया। gx का ग्राफ देखा, gx का फंक्शन देखा, उसकी रेंज पता चल गई, उससे मुझे f की इनपुट मिल गई, जैसे इनपुट मिली उसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे f की रेंज भी मिल गई। इतना सा काम करना था। अगर तुम पूरा फंक्शन फाइंड करने बैठोगे टाइम वेस्टेज है। ठीक बात है, क्लियर है? ठीक है जी, चले आगे। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रेंज ऑफ f ऑफ थीटा इज इक्वल टू दिस इज अल्फा टू बीटा। अच्छा, फिर से रेंज की बात कर रहे हैं, अल्फा टू बीटा में आएगी। देन द सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज दिस एंड कॉमन रेशियो इज दिस इज इक्वल टू। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि सर मेन टारगेट तो क्या है, इसकी रेंज फाइंड करना है। एक बार अगर रेंज आ गई तो अल्फा बीटा पता चल जाएगा, फर्स्ट टर्म पता चल जाएगी, कॉमन रेशियो पता चल जाएगी, फिर तो फॉर्मूले लगाना है हमें, s इंफिनिटीज a/1 माइनस r, नथिंग एल्स। बस देख के बता दो इसकी रेंज कैसे फाइंड करोगे, वाई मान लेता हूं इसको मैं। टेल मी हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। कुछ हिंट मिल रहा है इसको देख के? बड़ा क्लियर हिंट है क्या कि सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर काफी सिमिलर लग रहे हैं एक दूसरे में देखने में। यस, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा क्या करते हैं, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिमिलर हो, हम टर्म्स को ना कैंसिल आउट करने की ट्राई करते हैं। कैंसिल आउट कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से, ऐसे क्वेश्चंस भी तुमने करे होंगे। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1। मैं तुमसे बोल दूं किसकी रेंज फाइंड करके बताओ, कैसे करते हैं? एक तो कई लोग क्या करते हैं कि सर मैं फ्रैक्शनल पार्ट x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करूंगा, फिर कंडीशन लगाएंगे, वहां से आएगा। इतना कुछ नहीं करना होता, दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। क्या करेंगे, ऊपर 1 ऐड कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इनको मैं सेपरेट कर पाऊंगा, सो 1 माइनस 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1 आ जाएगी रेंज। कैसे, फ्रैक्शनल पार्ट x की रेंज मुझे पता है 0 to 1 होती है, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन। इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, 1 से लेके 2 आ जाएगी। इसका अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, 1 से लेके 1/2 आ जाएगी। और अगर इसको मैं 1 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा क्या आ जाएगा, 0 से लेके 1/2, ये रेंज आ गई है।
ठीक बात है। तो जब भी कैंसिलेशन करना पॉसिबल हो थोड़ी एडजस्टमेंट करके कैंसिलेशन कर दिया करो। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता था कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लेटर से, ये इसकी रेंज फाइंड करनी है। अगेन एक तरीका क्या होता है कि सर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, वहां से सोल्व करेंगे। नहीं तो दूसरा तरीका क्या, दोनों चीजें सिमिलर दिख रही हैं, एक दूसरे में एक्सप्रेस कर देंगे। तो 3 को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 2, क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब काम आसान हो गया, अब मैं डायरेक्टली इसकी रेंज फाइंड कर लूंगा। क्या चीज है ये, x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो इसकी रेंज 0 से इंफिनिटी है। एक बार 0 रख दूंगा मैं, वैल्यू कहां पे चली जाएगी, इंफिनिटी पे। सो मैक्सिमम वैल्यू इज इंफिनिटी। एक बार इंफिनिटी रख दूंगा, वैल्यू 1 पे चली जाएगी। तो 1 से इंफिनिटी वुड बी द आंसर, यस और नो। तो रेंज क्या आ गई, 1 से लेकर इंफिनिटी आ गई। तो समझ पा रहे हो ना, जब भी दोनों चीजें सिमिलर दिखे कैंसिलेशन करने की ट्राई किया करो। यहां पे सेम चीज कर सकते हैं क्या, सोच के देखो। कर सकते हैं सर, 3 cos स्क्वायर थीटा को ब्रेक करके लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, और जब सेपरेट करके लिखेंगे क्या बन जाएगा 1 प्लस दिस। तो यहां तक तो इतना तो रिड्यूस कर लिया हमने। अब सोच के बताओ क्या करोगे, टेल मी, आगे क्या करें। देखो अगर मैं थोड़ा सा भी इसको ध्यान से देखूंगा ना, मेरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है ऑब्जर्वेशन से। कैसे, सोच के देखो। ये जो पूरी चीज है मेथड 1 बोल देते हैं इसको। सो मेथड 1 क्या, ऑब्जर्वेशन से अगर देखना है तो मुझे पता है कि ये जो पूरी चीज है ना, ये तो कैसी होगी, नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकती, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, यस और नो। सारी चीजें स्क्वायर्स हैं तो पॉजिटिव होगा हमेशा, नेगेटिव नहीं हो सकता। सो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी, 0 हो सकती है। और हाँ जी 0 होना अलाउड भी है। जब cos थीटा की वैल्यू 0 होगी तब y की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, कितनी 1 हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू तो पता चल गई ऑब्जर्वेशन से। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता करें, सोच के बताओ, लग रहा है कुछ आइडिया, नहीं लग रहा सर। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ी सी इसमें सेटिंग कर देते हैं। अगर cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें ऊपर और नीचे, क्यों, क्योंकि सर नीचे भी cos स्क्वायर थीटा वाली एक टर्म दिख रही है, तो थोड़ी कैंसिलेशन नीचे भी हो जाएगी। अब सोच के बताओ क्या आइडिया लग रहा है कि सर अगेन वैल्यू तो इसकी पॉजिटिव ही है, बट अगर मुझे y को मैक्सिमम करना है ना तो इसको मिनिमम करना पड़ेगा, और अगर इसको मिनिमम करना है तो वी कैन से इसको मिनिमम करना पड़ेगा। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, अगेन सेम आर्ग्यूमेंट कि सर ये कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, तो मिनिमम वैल्यू तो 0 हो सकती है। कब होगी, जब साइन थीटा 0 होगा। तो बस बात बन गई, ये मिनिमम हो गया तो y की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। सो y मैक्सिमम इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन मेरा सोल्व हो चुका है, रेंज क्या आ गई है, 1 से लेके 3 आ गई है। तो ये तो हो गया बाय ऑब्जर्वेशन, सिंपली देख के पता चल रहा था, कर दिया हमने। अच्छा दूसरा तरीका, अगर प्रॉपर मेथड से सोल्व करने, क्या कर सकते हैं, मेथड नंबर 2 कुड बी, अगेन देखो ये काम तो मैं कर ही सकता हूं, दोनों को डिवाइड तो कर ही सकता हूं, यहां तक तो आ ही सकते हैं। और दूसरा काम क्या करेंगे ना, अभी इसमें दो टाइप के फंक्शन प्रेजेंट है, साइन थीटा और कोस थीटा। मैं क्या करता हूं, एक सिंगल टाइप के फंक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चाहे तो सबको कोस में कर लो, चाहे सबको साइन में कर लो। तो सपोज सबको कोस में कर लेते हैं, तो साइन टू द पावर 4 थीटा क्या बन जाएगा, साइन टू द पावर 4 थीटा बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यस। अब सोच के देखो क्या बनेगा, 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, नीचे कितना बन गया, कोस की पावर 4 थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, समथिंग लाइक दिस। क्या करोगे, सब कुछ कोस कोस में आ गया सर, डिवाइड करवा देंगे ऊपर नीचे कोस स्क्वायर थीटा से। क्या बन गया ये, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा। देख के बता दो कुछ दिखना स्टार्ट हुआ क्या, कि सर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा आ गया। क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, बता सकते हो, कि एनी पॉजिटिव नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल, क्या रिजल्ट होता है इसका, कि इसकी वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी, 2 से छोटी तो कभी हो ही नहीं सकती, करेक्ट। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 2 आ गई, और 2 कब आएगी, जब कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी। तो ये पता चल गया कि भाई इसकी ना मिनिमम वैल्यू तो 1 हो गई है, 2 हो गई है सॉरी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी, इन्फिनिटी हो सकती है क्या, हो सकती है सर, जब कोस थीटा 0 को अप्रोच कर जाएगा ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी, बन गई बात, यस। तो इसकी वैल्यू अगर 2 से लेकर इन्फिनिटी में लाई कर रही है तो क्या सिचुएशन है कि 1 प्लस 2 अपॉन
ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट कहां पे लाई करेगा, 1 से लेके इन्फिनिटी में लाई करेगा। सो 1 से लेके इन्फिनिटी ऐसे लिख दिया मैंने, समझ में आ रहा है? यस। तो y बिलोंग्स टू दिस। अब क्या करेंगे, एक बार मिनिमम वैल्यू पुट कर दो, एक बार मैक्सिमम। तो जब 1 पुट करेंगे 3 आ जाएगा, इन्फिनिटी पुट करेंगे 1 आ जाएगा। सो वी आर गेटिंग y बिलोंग्स टू 1 से लेके 3। 1 पे ओपन 3 पे क्लोज। यस, ये सिचुएशन चल रही है। 1 पे क्लोज आएगा क्या? हाँ 1 पे क्लोज आएगा, सॉरी। cos थीटा इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे गलतियां होती हैं ऐसी, cos थीटा इक्वल टू 0 यहां से तो नहीं हो सकता, बट यहां पे तो हो ही सकता है डिवाइड करवाने से पहले। तो जब cos थीटा की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू एक्जैक्टली 1 हो जाएगी। तो 1 से लेके 3। सो दीज आर द टू मेथड्स जहां से हम रेंज फाइंड कर सकते हैं। ठीक बात है। पूछा क्या गया था फाइनली, तो s इंफिनिटी की वैल्यू पूछी गई थी, पुट कर देना। सो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू इज गिवन है 64 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितनी, अल्फा बाई बीटा। सो 1/3। सो दिस वुड बी द आंसर। दिस यस, 64 इंटू 3/2। सो 96 इज द आंसर। ठीक बात है। तो बढ़िया क्वेश्चन था, दिमाग में रखेंगे इस वाले पैटर्न को, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं एक दूसरे से। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ के देखो स्टेटमेंट। इफ s इज इक्वल टू दिस, कितनी मजेदार चीज लग रही है। मॉडुलस वाली टर्म भी आ गई है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट भी आ गया। ठीक है, वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, क्या पूछा गया फाइनली, ये पूछा गया। अब इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना, सिग्मा लगाएंगे सिंपली, और सिग्मा में कौन सी वैल्यूज रखोगे, 1 बाय 1 कौन सी वैल्यूज रखेंगे, ए की वैल्यूज जो कि एस वाले सेट को बिलोंग कर रही हैं। ठीक बात है। तो बस मुझे एस सेट का सॉल्यूशन फाइंड करना है, जैसी सॉल्यूशन आ गया इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे 1 बाय 1, नथिंग एल्स। ठीक बात है क्या? तो बता दो इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करोगे। लग रहा है कुछ आइडिया? याद करो, ऐसे क्वेश्चन करे होंगे तुमने, ये वाला पैटर्न होता है क्या कि सर ऐसी इक्वेशंस हमने करी हैं जिसमें x भी प्रेजेंट हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी प्रेजेंट हो, फ्रैक्शनल पार्ट x भी प्रेजेंट हो। क्या अप्रोच होती है इसकी, मैं बताता हूं आपको। देखो 3 टाइप की क्वांटिटीज है ना, हमारी कोशिश होती है कि इसको मैं 2 में रिड्यूस कर लूं। और 2 में कैसे रिड्यूस करेंगे, हमारे पास ये वाला रिलेशन तो होता ही है कि सर x की वैल्यू ना इन दोनों के सम के बराबर होती है। तो इस रिलेशन का यूज करके मैं पूरी इक्वेशन को इन 3 की बजाय 2 टाइप की क्वांटिटीज में रिड्यूस कर लेता हूं पहले तो। और वो जो 2 टाइप की क्वांटिटीज में रिड्यूस करते हैं वो जनरली कौन सी होती हैं, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x और फ्रैक्शनल पार्ट x में रिड्यूस करेंगे, ये ज्यादा आसान होता है हमारे लिए करना, या फिर दूसरा ऑप्शन अगर इसमें नहीं कर पा रहे, दूसरा ऑप्शन x और फ्रैक्शनल पार्ट x। बट फ्रैक्शनल पार्ट x को हमेशा बीच में रखेंगे, ऐसा नहीं करना कि x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x में एक्सप्रेस कर दिया, इस चीज का ध्यान रखना। फ्रैक्शनल पार्ट x विल ऑलवेज बी देयर। ऐसा क्यों, क्योंकि जब मैंने ये काम कर लिया उसके बाद कंडीशन लगाई जाती है कि सर फ्रैक्शनल पार्ट x तो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो ये स्टैंडर्ड स्टेप्स होते हैं जो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फॉलो करते हैं। यस, तो यहां पे भी सेम चीज करने की ट्राई करते हैं, पता चलेगा क्या करना है। अच्छा, अब इसमें दिक्कत क्या है कि सर वैसे तो 3 टाइप की टर्म्स हैं, ए ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट है, बट ये मॉडुलस आ गया एक्स्ट्रा, इसको हटाना पड़ेगा पहले। तो कोई बात नहीं, केसेस बना लेते हैं, 2 केसेस बन जाएंगे। केस 1 2a - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और केस 2 बना ले, क्या बन जाएगा केस 2, इट वुड बी 2a - 1 लेस देन 0। यस, कर दो सॉल्व। तो जब 2a - 1 पॉजिटिव है, इट विल बिकम दिस। क्या करें नेक्स्ट स्टेप में, अभी जो सीखा था 2 टाइप की क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्रेफर करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट। तो ए को मैं ब्रेक करके लिख रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर है प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए। चेक करो सिंप्लीफाई हो रहा है, ऐसा कुछ बना तो ठीक है। 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ए वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये उस तरफ जाएगा, बात बन गई है। सर ये तो डायरेक्टली आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ए इज इक्वल टू -1। तो जो हमने एक्सपेक्ट करा था वैसा तो कुछ नहीं बना, बट कोई नहीं, हमारा आंसर तो आ ही गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ए की वैल्यू -1 होगी। क्या मतलब है इस चीज का, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ए -1 है तो ए की वैल्यूज कैसी होंगी बता दो सोच के। कौन से नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो, -1 से 0 के बीच के। सर -1 पे क्लोज, 0 पे ओपन, सही बात है क्या? तो क्या मतलब है इसका, क्या ये सारे के सारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, ये मतलब है क्या इसका? नहीं, बिल्कुल नहीं। याद रखा करो, एक कॉमन मिस्टेक जो होती है जब भी तुम केस बनाते हो
उसका जो भी सॉल्यूशन आता है तुम्हें वेरीफाई करना होता है कि सर वो सॉल्यूशन वैलिड है कि नहीं। दैट मीन्स वो वाला सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर भी रहे कि नहीं कर रहा। तो चेक करो एक बार, क्या केस बनाया था हमने कि a ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 होना चाहिए। क्या लग रहा है, ये वाले जो सॉल्यूशन आए क्या इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? कर ही नहीं रहे सर। तो हमने जो एजम्पशन ली थी वही फॉलो नहीं हो रही, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है, मतलब ये कोई भी वैलिड सॉल्यूशन नहीं है, हमारा काम खत्म। सो केस 1 से तो एक भी सॉल्यूशन नहीं आया, सही बात है, ठीक है। केस 2 पे आते हैं। 2a-1 अगर नेगेटिव है तो जब मोड ओपन करेंगे ऐसा आ जाएगा, ये सिचुएशन बन गई है। फिर से क्या करें, वही काम कर दें, a को ब्रेक कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a। अब चेक करो कितना आ रहा है। सो वी आर गेटिंग कितना, 3 + 2 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 2 फ्रैक्शनल पार्ट है, 2 फ्रैक्शनल पार्ट है, सो 4 फ्रैक्शनल पार्ट a = 1, ऐसा कुछ आया। यस, अच्छा अब क्या करें, सोच के बता दो। अब क्या आइडिया लग रहा है? हमने सीखा था कि सर फ्रैक्शनल पार्ट x में जब क्रिएट कर लेंगे ना, उसके बाद कंडीशन लगाएंगे कि ये तो 0 to 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो यहां पे भी सेम कंडीशन लगा दें क्या? तो एक काम करो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a की वैल्यू फाइंड कर लो बाकी चीजों की टर्म्स में। ये लो, अब कंडीशन लगा दो इस पे कि ये तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। देखो इसको समझ में आ जाएगा क्यों कर रहे थे ऐसा। तो 0 से 1 के बीच में वी आर गेटिंग दिस। यस, कर दो, फटाफट से सोल्व कर दो, इनइक्वालिटी बन गई है। तो दिस इज 0 एंड दिस इज 4, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये चीज आ गई, -5 से डिवाइड कर दिया, नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, -3/5, ये चीज आ गई। क्या लग रहा है, क्या मतलब है इसका कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, -3/5 से 1/5 के बीच में लाई कर रहे हैं, बट मुझे पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ए तो हमेशा एक इंटीजर नंबर होता है। तो इस रेंज में कौन कौन सा इंटीजर आ रहा है, ए की इंटीजर आ रहा है सर, दैट इज इक्वल टू 0। तो फिक्स हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ए की वैल्यू तो 0 होगी, डन। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ए की वैल्यू आ गई तो यहां से फ्रैक्शनल पार्ट भी तो आ ही गया, पुट कर दो इसको। सो वी आर गेटिंग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4। आंसर आ चुके हैं सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ए आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट ए आ गया, हमें तो ए चाहिए था, ए क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम। सो द वैल्यू ऑफ ए इज 1/4। फिर से जल्दबाजी मत करना, चेक कर लेना कि ये वाला सॉल्यूशन वैलिड सॉल्यूशन है कि नहीं है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्या था ये, a < 1/2, बता दो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हाँ जी सर सेटिस्फाई कर रहा है, 1/4 वाली वैल्यू 1/2 से छोटी है, तो यस इट इज अ वैलिड सॉल्यूशन। बन गई है क्या बात, एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, पूरे सेट में एक ही एलिमेंट है। तो क्या पूछा गया था, हमें तो सिग्मा पूछा गया था, सिग्मा का क्या करें, कुछ नहीं करना सर, एक ही तो वैल्यू है। अगर मल्टीपल वैल्यूज होती 1 2 3 ऐसे होता फिर सबको ऐड करना पड़ता, बट अब तो एक ही वैल्यू है, डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो 72 × 1/4 वुड बी द आंसर, दैट इज 18। यस, तो बस ये कंसेप्ट याद रखना। ओके डन, ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, ढेर सारी कॉम्पोजिशन आ गई है भर के, पढ़ के देखो स्टेटमेंट। कंसीडर द फंक्शन f फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय दिस, इफ द कॉम्पोजिशन ऑफ f 10 बार कॉम्पोजिशन करी गई है इज इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो बेसिकली अल्फा पूछा गया हमें। सो ऐसे क्वेश्चन तुमने शायद करे होंगे पहले। क्या करना होता है, देखो थॉट प्रोसेस क्या होता है कि सर एक फंक्शन है और मल्टीपल टाइम्स कॉम्पोजिशन करनी है उसकी। तो एक बात तो क्लियर है कि 10 बार में बैठ के कैलकुलेशन तो नहीं करूंगा, ये बात तो पक्की है, कोई ना कोई और स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। और स्ट्रेटेजी क्या होती है, देखो fx हमें गिवन होता है, 2 बार कॉम्पोजिशन फाइंड कर लेते हैं हम मैन्युअली, एक बार और कर लेंगे, 3 बार तो कर ही लेंगे कम से कम, अगर जरूरत पड़े तो 4 बार भी कर लेना, आपकी मर्जी है। बट हमेशा होगा क्या ना, जैसे तुम 2 बार या 3 बार या मैक्सिमम 4 बार कॉम्पोजिशन करोगे, तुम्हें कोई ना कोई पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही तुम्हें पैटर्न दिखना स्टार्ट हो गया उसकी हेल्प से वी आर एबल टू जनरलाइज, f ऑफ nx आ जाएगा फिर तुम्हारे पास। ये तरीका होता है, और ये सिर्फ इसी चैप्टर की बात नहीं है, हमेशा ऐसे करते हैं हम। सीक्वेंस एंड सीरीज में भी ऐसे ही होता था, एक सीरीज दे रखी होती है, उसकी जनरल टर्म लिखनी होती है। कैसे करते हैं कि सर फर्स्ट टर्म देख ली, सेकंड टर्म देख ली, थर्ड टर्म, पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया, जनरलाइज कर दिया उसको।
मैट्रिसेस में यही करते थे। ए मैट्रिक्स गिवन है, ए की पावर 50 चाहिए, ए फाइंड कर लिया, ए स्क्वायर फाइंड कर लिया, ए क्यूब फाइंड कर लिया, कुछ ना कुछ पैटर्न दिखना स्टार्ट हो गया, जनरलाइज कर देंगे। तो वही काम यहाँ पे करना है। यहाँ पे तो फिर भी 10 पूछा गया, कई बार 100 भी पूछ लेंगे। एफ की 100 टाइम्स कॉम्पोजिशन निकाल के फाइंड करो, कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यस, ठीक बात है क्या? तो ठीक है, करते हैं ट्राई। 2 बार 3 बार कॉम्पोजिशन फाइंड करके देखते हैं पहले। लेट अस सी। सो एफ ऑफ एफ एक्स, देखो क्या आएगा। ये तो फाइंड करना आता है हमें, 2 टाइम्स एफ एक्स करने हैं ना। सो एफ एक्स की जगह ये सारा आ गया। कैलकुलेशन थोड़े से ध्यान से करना, कैलकुलेशन एरर नहीं करनी है हमें। 1 + 9 एफ एक्स का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर इज दिस। क्या बना चेक करो थोड़ा। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो √1 + 9x² वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर आ गया 4x सर, और नीचे कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 9x² + 36, 45 बन गया। सो 1 + 45x²। ठीक बात है। एक बार और फाइंड करें, अभी तो कुछ नहीं आइडिया लग रहा। 3 बार, मतलब f के अंदर ये पूरी चीज रखनी है। सो 2 टाइम्स ऑफ दिस थिंग अपॉन में √1 प्लस वहां से 9 इंटू इसका स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। चेक करो क्या बनेगा। कैलकुलेशन करके अंडर रूट वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर 8x आ गया, नीचे क्या आ गया अंडर रूट के अंदर 1 + 45, 45 यहां से, और 16 इंटू 9 144, सो 189 बन गया शायद ये। 1 + 189x²। देख के बताओ कुछ आइडिया लगना स्टार्ट हुआ? अगर नहीं लगना स्टार्ट हुआ तो एक बार और सोल्व करना पड़ेगा मुझे, बट अभी पहले यहां से देख लेते हैं अगर कुछ पता चल रहे तो। अगर न्यूमरेटर की बात करें, यहां पे 2x था सर, यहां पे 4x आ गया, यहां पे 8x, तो क्या चल रहा है? 2 के मल्टीपल चल रहे हैं, या फिर 2 के मल्टीपल नहीं, सॉरी 2 की पावर चल रही है। मल्टीपल में तो 6 भी आना चाहिए था, बट 2 की पावर चल रही है। हाँ जी, बन गई ये बात। एक बार कॉम्पोजिशन में 2 की पावर 1, 2 बार में 2 की पावर 2, 3 बार में 2 की पावर 3, तो F10 में तो 2 की पावर 10 बनना चाहिए। अच्छा, ये तो दे ही रखा है, ऐसी मेहनत करी हमने, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। डिनोमिनेटर को देखते हैं, इसमें क्या था 9 इंटू x² था, इसमें 45 इंटू x², इसमें 189 इंटू x²। इसका पैटर्न आ रहा है समझ में? और मुझे क्या दे रखा है 9 अल्फा, मतलब 9 का मल्टीपल होगा, ये बात तो कंफर्म है। अच्छा, देखते हैं, पैटर्न बनाने की ट्राई करते हैं जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में करते थे। तो x² का कोफिशिएंट पहले 9 है, फिर 45 है, फिर 189 है। रिलेशन अगर देखना है तो 9 के मल्टीपल्स हैं, ऐसे देख लेते हैं, 9 इंटू 1, 9 इंटू 5, 9 इंटू 21, ऐसे चल रहा है। देख के बताओ कुछ रिलेशन अगर नजर आ रहा है तो टेल मी। 1, 5 और 21 के बीच में लग रहा है कुछ आइडिया? सबसे बेसिक चीज क्या चेक करते हैं जब भी पैटर्न देखना होता है? डिफरेंसेस देखते हैं पहले। तो इनमें डिफरेंसेस कितने आ रहे हैं? इसमें 4 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 16 का। तो हो सकता है कि 4 से मल्टीप्लाई हो रहा हो हर स्टेप पे, ये हो सकता है। यस, बट अभी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो एक काम करते हैं, 4th वाला भी फाइंड कर लेते हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है, ध्यान से सुनना। दूसरा ऑप्शन क्या है कि तुम एक बार ना चेक कर लो, ये जो तुमने जो भी कैलकुलेशन करी है, चेक करो ये 9 इंटू 5 कैसे क्रिएट हुआ था। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीका बता रहा हूं तुम्हें, नहीं तो 4 बार फाइंड करके तो मैं सोल्व कर ही दूंगा। एक काम करो, चलो कर ही दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं क्या होगा। एफ के अंदर ये पूरा पुट करने ना। सो 2 टाइम्स ऑफ दिस अपॉन में √1 + 9 इंटू इसका स्क्वायर, सो ये 64x² बन गया अपॉन दिस। तो थोड़ी सी लेंथी बनेगी कैलकुलेशन, नीचे वाला पार्ट कैंसिल आउट, ऊपर 16x आ गया, नीचे क्या आएगा ध्यान से देखना। अब नीचे आएगा 1 + 189x², ध्यान से देखो 189x² + 9 इंटू 64x²। इसमें 9 तो कॉमन ही ले सकते हैं, 9x² कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में 21 + 64 ऐसे आ गया। तो 9x² इंटू दिस इज 85। यस, ठीक बात है। सो ये क्या बन रहा है 9 इंटू 25, 85 बन रहा है। ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, कोई बात नहीं। अब देख के बता दो, अब तो शायद पता चल जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या आ रही है 9 इंटू 85 आ रही है, बता दो देख के कितना डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों के बीच में 64 का डिफरेंस है, पता चल गया? पता चल गया सर। पहले 4 है, फिर 4² है, फिर 4³ है। तो क्या पता चला कि F1x जो था
यस, उसमें ये जो अल्फा की वैल्यू थी वो क्या थी, 1 थी। f2x दो बार जब हमने कॉम्पोजिशन करी, 2 का मतलब दो बार कॉम्पोजिशन, तो उसमें अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। f3x में अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 21, और f4x में अल्फा की वैल्यू 85 आ गई। और क्योंकि डिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं 4 की पावर में चल रहे हैं, तो 5 को क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस 4 की पावर 1। 21 को क्या लिखा जा सकता है, 5 प्लस 16 4 की पावर 2। 85 को क्या लिखा जा सकता है, प्रीवियस टर्म प्लस 4 की पावर 3। पैटर्न बन गया सर। यहां से मैं देख के बता सकता हूं कि जो f10x होगा कैसा होगा, 1 से स्टार्ट करेंगे, 4 की पावर्स वाली सीरीज चलेगी, कहां तक जाएगी, ध्यान से देखना पड़ेगा। जब यहां पे 4 था तो 4 की पावर 3 तक जा रही थी, जब यहां पे 3 था 4 की पावर 2 तक जा रही थी, जब यहां पे 10 होगा 4 की पावर 9 तक जाएगी, 10 तक नहीं जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना, यहां पे गलती होती है। बताओ ठीक बात है। तो ज्यादा मेहनत करी नहीं है हमने, 4 कॉम्पोजिशन फाइंड कर ली, डिफरेंसेस देखे, पैटर्न समझ में आ गया कि सर 4 की पावर्स ऐड हो रही है हर स्टेप पे, तो पैटर्न समझ में आ गया। यस, क्या पूछा गया था हमसे, ये अल्फा की वैल्यू आई है ना, दिस इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा पूछा गया था। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, जीपी बन रही है, कर दो सॉल्व जल्दी से। सो अल्फा इज इक्वल टू ए दैट इज 1 आर की पावर n, कितनी टर्म्स हैं ध्यान रखना, 9 टर्म्स नहीं है, 10 टर्म्स हैं, 4 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। और पूछा गया था 3 अल्फा प्लस 1 का अंडर रूट, क्या आ गया, 3 अल्फा प्लस 1 की वैल्यू 4 की पावर 10 आ गई है। सो अंडर रूट ऑफ 3 अल्फा प्लस 1 क्या आ गया, 2 की पावर 10, दैट इज 1024। यस, सो दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, तो ये तो हमने यहां से पता कर लिया, बट मैं आपको क्या बता रहा था कि भाई अगर तुम्हें फोर्थ वाला नहीं भी फाइंड करना ना, तुम क्या कर सकते थे, 3 से पता लगा सकते थे, प्रोवाइडेड तुम कैलकुलेशन के अंदर घुस के देखो कि भाई ये जो 189 बना था कैसे बना था। तो ध्यान दो, सबसे पहले ये 45 कैसे बना, कि सर ये 1 प्लस 9x² था जो यहां से आया था, इसमें हमने कितना ऐड करा था, 9 इंटू 4x², ये वाला 4 ऐड करा था, तो एक तो 9 इंटू 1 यहां से आया, यहां से 9 इंटू 4, तो बेसिकली ये 45 कैसे बना था, 9 में 1 प्लस 4 करके आया था। ये वाला 189 कैसे बना था, ध्यान दो, ये वाला 1 प्लस 45 का यूज करा गया था, तो बेसिकली ये वाला जो 9 इंटू 5 था यहां से आया था, और 9 इंटू 16 यहां से आया था, तो ये एक्चुअल में क्या था, 9 इंटू 5 प्लस 16 से बना था, और 5 क्या था, वही हमारा पुराने वाला 1 प्लस 4। तो अगर तुम यहां से ध्यान देते तो यहां से भी पता चल जाता कि सर इस तरीके से क्रिएट हो रहे हैं ये नंबर्स, और ये सारे नंबर्स क्या बन रहे हैं, 4 की पावर्स बन रहे हैं, तो वहां से भी आइडिया लगाया जा सकता था। बट अगर वो चीज हम नहीं भी देखना चाह रहे, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो 4 बार फाइंड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस, ठीक बात है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना, कई बार इसमें तो पैटर्न बन गया, जनरलाइज कर दिया। काफी बार तुम ऐसे क्वेश्चन भी देखोगे जिसमें जब तुम कंपोजिशन फाइंड करने बैठोगे ना, तो मान लो तुम्हें क्या मिलेगा कि इसकी वैल्यू सपोज x आ गई, f3x की वैल्यू या फिर f4x की वैल्यू मान लो x आ गई, सोल्व करके 4 बार कंपोजिशन फाइंड करी तुम्हें और x के बराबर मिल गया, और तुमसे पूछा जाएगा कि f ऑफ 102x, अगर मैं 102 बार कंपोजिशन लूंगा तो बताओ क्या वैल्यू आएगी, तो बता सकते हैं कि सर अगर f4x करने से x आ गया ना, तो मतलब 4 का साइकिल चलता जाएगा, f4x की वैल्यू भी x आएगी, फिर 8x की वैल्यू भी x आएगी, 12 की भी x आएगी, इस तरीके से जो f100x होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, तो जो f100x होगा उसकी वैल्यू भी x होगी, तो हमारा आंसर किसके बराबर बच जाएगा, इसके बराबर बच जाएगा सिंपली। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, पैटर्न बनाना है बस, जैसा मर्जी बन सकता है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके डन, ठीक बात है। आगे देखते हैं क्या पूछा गया, फिर से कॉम्पोजिशन आ गई है सर, देखते हैं। चलो, दो फंक्शंस गिवन है f एंड g, दोनों पीस वाइज टाइप के फंक्शन है, और पूछा गया g(of) कैसा होगा, 1 1 होगा या ऑन 2 होगा। ठीक बात है, पहले तो 1 1 ऑन 2 में कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है, तो एक बार जल्दी से क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखो होता क्या है, 1 1 चेक करने का तरीका क्या होता है, डेफिनेशन पता है सबको, हर इनपुट की डिफरेंट आउटपुट आनी चाहिए। बट अगर मुझे चेक करने हैं, दो तरीके होते हैं, या तो ऑब्जर्वेशन से बताया जा सकता है अगर थोड़ा सिंपल सा फंक्शन है तो, या अगर ग्राफ पता है ग्राफ से पता चल जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, डेरिवेटिव की हेल्प से, कि सर f' फाइंड कर लेते हैं। अगर f' ऑलवेज पॉजिटिव आ जाए,
फॉर एवरी एक्स, या फिर एफ डैश एक्स ऑलवेज नेगेटिव आ जाए फॉर एवरी एक्स, तो हम बोल देते हैं कि फंक्शन 1 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये तरीका होता है 1 1 को चेक करने का। ठीक बात है। अच्छा, ऑन टू को कैसे चेक करा जाता है? ऑन टू की डेफिनेशन याद रखा करो, डोमेन इज इक्वल टू, नॉट कोड डोमेन, को डोमेन इज इक्वल टू रेंज, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑन टू। सो 1 1 तो लोग फिर भी फाइंड कर लेते हैं, ऑन टू में दिक्कत आती है, बट ये बेसिक सी डेफिनेशन याद रखो ना, रेंज इज इक्वल टू को डोमेन। को डोमेन तुम्हें हमेशा क्वेश्चन में दे रखी होगी, देखो आर दे रखी है, बस तुम्हें रेंज ही तो फाइंड करनी है। तो जब भी ऑन टू फाइंड करना हो, मतलब तुम्हारा टारगेट क्या है? रेंज फाइंड करने का टारगेट है। रेंज फाइंड करनी तो आती है हमें। रेंज कैसे फाइंड करेंगे? या तो डायरेक्ट कोई तरीके से फाइंड कर लोगे जैसे भी आपको आता है, नहीं तो इसके लिए भी डेरिवेटिव की हेल्प ली जा सकती है। एफ डैश एक्स फाइंड कर लेना, पता चल जाएगा कहां पे इंक्रीज कर रहा है, कहां पे डिक्रीज, कहां पे मैक्सिमा, कहां से मिनिमा, वहां से भी आ सकती है। तो ये बेसिक सी कहानी मुझे पता होनी चाहिए 1 1 ऑन टू पता करने के बारे में। यस। अच्छा, अब देखते हैं, चेक करते हैं। पूछा क्या गया मेरे से? GOF के बारे में पूछा गया। एक तरीका तो वही हमारा ट्रेडिशनल तरीका कि सर क्या करूंगा मैं, बैठ के GOF वाला पूरा फंक्शन फाइंड करूंगा। एक बार अगर फाइंड कर लिया, फिर 1 बाय 1 बैठ के चेक करेंगे कि 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। एक तो ये तरीका हो गया। बट जब भी पीस वाइज फंक्शंस की कॉम्पोजिशन फाइंड करनी हो, मैं हमेशा अवॉइड करता हूं, मुझे पता है टाइम लगेगा। कोई दूसरा तरीका सोच के देखते हैं। G ऑफ fx के लिए चेक करने ना, सोच के देखो। इसको कुछ नाम दे देते हैं पहले तो। सो लेट अस से G ऑफ fx इज hx। अच्छा, सोच के देखो, पहले अगर मुझे 1 1 के लिए चेक करना है, इफ आई वांट टू चेक फॉर 1 1, तो मैं क्या करूंगा ना, सबसे पहले fx को चेक करूंगा कि भाई fx 1 1 है कि नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर fx ही 1 1 नहीं होगा तो भाई g ऑफ fx तो कभी 1 1 हो ही नहीं पाएगा। इस बात का सेंस बन रहा है क्या? बताओ मुझे सोच के। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि e टू द पावर एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है, चेक करके बताओ 1 1 है कि नहीं, तो आप क्या बोल दोगे कि सर पहले ही एक्स स्क्वायर दिख रहा है मुझे, ये खुद ही मैनी 1 है। तो अगर इसकी वैल्यूज भी रिपीट करना स्टार्ट कर देंगी, तो इसकी e के साथ अगर मैं कॉम्पोजिशन भी ले लूंगा, तो भी तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो मैनी 1 ही तो आएगा। तो ये वाला आर्ग्यूमेंट समझ में आ रहा है? तो इसी चीज की बात कर रहा हूं मैं कि भाई अगर ये पूरे को चेक करना है ना 1 1 है कि नहीं, पहले मैं fx को चेक करूंगा कि fx 1 1 है कि नहीं है। चेक करो, fx कैसा फंक्शन है? ये वाला फंक्शन है। कैसे पता करेंगे? चाहो तो ग्राफ बना लो, दोनों के दोनों स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, बनाते हैं जल्दी से। log x का ग्राफ कैसा? ऐसा बन जाएगा सर, बेस ग्रेटर देन 1 है। e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा? e टू द पावर x ऐसे होता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाएगा x नेगेटिव के लिए, ऐसे बन गया। देख के बताओ 1 1 है कि नहीं है? नहीं सर 1 1 नहीं है, मुझे पता है हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा, 2 पॉइंट्स पे कट करके जा रही है। सो दिस इज अ मैनी 1 फंक्शन। fx तो मैनी 1 आ गया। क्या सिचुएशन आ गई? यही वाली सिचुएशन आ गई है सर। जब मैं x की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करूंगा तो अंदर वाली वैल्यूज ही रिपीट करना स्टार्ट कर देंगी। अगर अंदर वाली वैल्यूज रिपीट करना स्टार्ट कर गई तो ओवरऑल वैल्यू भी तो रिपीट करी जाएगी। तो क्या पता चला कि अगर fx मैनी 1 है, इसका मतलब hx भी मैनी 1 हो जाएगा। दिस इज द लॉजिक। तो एक चीज तो कंफर्म होगी कि भाई 1 1 फंक्शन तो नहीं है। अच्छा, अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू के लिए क्या करना होता है? रेंज चेक करनी होती है। अब फिर से क्या लॉजिक देंगे कि मैं क्या करूंगा ना, जो बाहर वाला फंक्शन है उसकी रेंज फाइंड करूंगा। क्यों? सोच के देखो, अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर की रेंज फाइंड करके बताओ, ऑल रियल नंबर आ रही है कि नहीं आ रही, तो तुम क्या बोल दोगे कि सर अंदर वाले को तो देखने की जरूरत है ही नहीं है, मुझे पता है जो बाहर वाला फंक्शन है उसकी ही मिनिमम वैल्यू -1 से मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा सकती है। तो अंदर मैं जो मर्जी रख लूं, जो ओवरऑल रेंज आएगी वो कभी आर तो हो ही नहीं सकती। दैट मीन्स रेंज किस पे डिपेंड करती है? बाहर वाले फंक्शन पे डिपेंड करती है ना। अगर इसी की खुद की रेंज आर नहीं है तो ओवरऑल रेंज आर कैसे आएगी? तो मैं जल्दी से चेक कर लेता हूं कि भाई जो बाहर वाला फंक्शन है gx, उसकी रेंज आर है भी कि नहीं है। चेक करो, ये था gx हमारा। यहां से देख के आइडिया लग रहा होगा, नहीं तो फिर से ग्राफ बना के देख लो चाहो तो, सिंपल फंक्शन है। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव के लिए ऐसा बन गया। e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल ऐसा बन गया। क्या आ गई रेंज? ऑल रियल नंबर आ रही है क्या? कहां आ रही है सर? 0 से इंफिनिटी आ रही है इसकी रेंज। तो
तो इसका मतलब क्या कि gx की रेंज, क्योंकि ऑल रियल नंबर नहीं है तो gx कैसा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा, और अगर gx इनटू है इसका मतलब hx भी इनटू होगा, बात बन गई है। So the function hx is neither 1 1 nor on 2, so option 2 would be correct। तो बढ़िया क्वेश्चन था, और ये कंसेप्ट याद रखूंगा मैं नेक्स्ट टाइम से कि अगर 1 1 या मेनी 1 के लिए चेक करने तो मैं अंदर वाले फंक्शन को चेक करूंगा, अगर ऑन टू या इनटू के लिए चेक करने तो मैं बाहर वाले को चेक करूंगा। ठीक बात है, ओके डन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन कॉम्पोजिशन आ गई है सर, काइंड ऑफ fx पीस वाइज फंक्शन गिवन है, a इज अ पॉजिटिव नंबर, gx कैसा फंक्शन है, ये थोड़ा सा अगर क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा लिख देता हूं। तो gx फंक्शन इज f ऑफ मोड x माइनस मोड ऑफ fx डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द फंक्शन gx। यस, ओके, देन द फंक्शन g के बारे में पता करना है, कैसा होगा, 1 1 होगा या मेनी 1 होगा, ऑन टू होगा या इन टू होगा। तो क्या लग रहा है, हो जाएगा, हो तो जाएगा सर। और इनफैक्ट दो तरीके नजर आ रहे हैं हमें। पहला तरीका तो क्या कि मैं इसको एनालिटिकली सोल्व करूं, कैलकुलेशन करूं स्टेप बाय स्टेप, fx फंक्शन गिवन है उसकी हेल्प से f ऑफ मोड x फाइंड कर लूंगा मैं पीसवाइज वाले फॉर्मेट में, मोड ऑफ fx फाइंड कर लूंगा पीसवाइज वाले फॉर्मेट में, तो gx भी आ जाएगा, कंप्लीट फंक्शन आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, ग्राफिकल तरीका, कि सर अगर मुझे fx का ग्राफ गिवन है तो उसकी हेल्प से f ऑफ मोड x का तो बनाना आता ही है, उसकी हेल्प से मोड ऑफ fx का तो बनाना आता ही है। तो ये दो तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के, दोनों देख लेते हैं एक बार जल्दी से, देखना ध्यान से। मेथड 1 फुल कैलकुलेशन के साथ करना है। अगर fx गिवन है, f ऑफ मोड x बताओ कैसे फाइंड करते हैं, कुछ नहीं करने सर, x को मोड x से रिप्लेस कर देंगे, देखते जाओ, जहां जहां x दिख रहा है मोड x से रिप्लेस कर दो, दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी। यस, तो ये माइनस ए हो गया अगर मोड x की वैल्यू ये है, और मोड x प्लस ए हो गया अगर मोड x की वैल्यू ये है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्या करना है, बस मोड को हटाना है हमें। तो चेक करो, ध्यान से देखना, ये वाला जो मोड x है माइनस ए से 0 के बीच में चाहिए, बट मुझे पता है मोड x की वैल्यू नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकती, तो बस यहां से तो ए की पॉसिबिलिटी है कि मोड x इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट मीन्स x इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आई यहां से, तो कि x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू माइनस ए हो जाएगी। अच्छा ये बता दो, अगर मोड x की वैल्यू 0 से a के बीच में है तो मुझे पता है x की वैल्यूज क्या होंगी, माइनस ए से a हो जाएंगी सर, एक्सक्लूडिंग 0। ये बात आ रही है समझ में? तो यहां से x की वैल्यूज फाइंड कर ली, यहां से x की वैल्यूज फाइंड कर ली, ये मोड ऑफ x प्लस ए है। इसको कैसे रिमूव करेंगे मॉडुलस को, तो देखना पड़ेगा x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बट इसमें तो दोनों टाइप के नंबर्स आ रहे हैं सर, मतलब मुझे फर्दर ब्रेक करके लिखना पड़ेगा इसको। तो थोड़ा ध्यान से करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे जल्दबाजी में गलती होने के चांसेस हैं। दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं मैं, एक माइनस ए से 0 वाला, ऊपर 0 वाला तो चलो है ही है मेरे पास, उसमें माइनस ए वैल्यू है, माइनस ए से 0 में जब लाई करेगा उसमें क्या होगा, क्योंकि x नेगेटिव है मोड x विल बी माइनस एक्स, ये बन गया, और जब x की वैल्यू 0 से लेके a के बीच में होगी तो x पॉजिटिव है, ये बन गया। ठीक है, सो f ऑफ मोड x वाला फंक्शन तो हमने फिगर आउट कर लिया। नेक्स्ट क्या था, मोड ऑफ fx था। मोड ऑफ fx का मतलब क्या है कि जो फंक्शन की वैल्यूज आ रही है ना उसका मॉडुलस लेना है। तो ये जो x वाली वैल्यूज है इसका कुछ नहीं करना, ये तो एज इट इज रहेंगी, तो बस इसका मॉडुलस ले लो, इसका मॉडुलस ले लो, तो देखो क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ माइनस ए वुड बी इक्वल टू a ओनली बिकॉज a इज अ पॉजिटिव नंबर। यस, ठीक बात है। तो ये क्या बन गया, सिंपली a बन गया अगर x की वैल्यूज माइनस ए से 0 के बीच में हैं तो। और दूसरे के लिए इसका मॉडुलस लगाएंगे मोड ऑफ x प्लस ए, जब x की वैल्यूज क्या है 0 से लेके a, और मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसका मॉडुलस लगाऊंगा तो क्योंकि x भी पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है तो मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव ही आएगी, तो ये x प्लस ए आ जाएगा सिंपली। दोनों फंक्शंस आ चुके हैं सर, f ऑफ मोड x भी आ गया, मोड ऑफ fx भी आ गया, दोनों को माइनस करना था gx के लिए तो माइनस कर देते हैं, बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो gx लिख रहे हैं, ध्यान से लिखना। माइनस कैसे करने हैं, अगर दोनों के इंटरवल सेम है ना x की वैल्यूज के, तभी माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज तो कर ही नहीं पाओगे। तो देखो ध्यान से, पहले माइनस ए से 0 वाला इंटरवल चूज कर लो, इसमें ये वाली डेफिनेशन है और इसमें ये वाली डेफिनेशन है, तो क्या आ गया gx में माइनस एक्स प्लस ए एंड ए, माइनस एक्स बचा सिर्फ, कब, जब x की वैल्यू माइनस ए से 0 है।
और मैं 0 पे ओपन लगा रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहां पे भी ओपन था। जब x इक्वल टू 0 होगा एग्जैक्टली, तब देखो क्या सिचुएशन है, ऊपर वाले की वैल्यू -a, नीचे वाले की वैल्यू यहां से आएगी सर +a, दोनों का डिफरेंस करेंगे -2a आ गया। और जब x की वैल्यू 0 से लेके a के बीच में है, तब फिर से डिफरेंस कर लो, x + a 0 ही आ गया, ये तो काम ही बन गया। तो gx वाला फंक्शन आ चुका है, नॉट gx वाला, सॉरी, f mod x माइनस मोड ऑफ fx आया, अभी ये gx नहीं आया, सो सॉरी। तो या फिर ये बोल दो कि ये 2gx की वैल्यू आई है, राइट? चलो लिख देते हैं इसको। सो दिस फंक्शन इज f ऑफ mod x माइनस मोड ऑफ fx। तो gx वाला फंक्शन क्या आ गया, 2 से डिवाइड करके लिख देना इसको, -x/2 जब -a से 0 है, -a जब x इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to a। पूरा फंक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब चेक करके बता दो फंक्शन 1 है कि नहीं है, ऑन-टू है कि नहीं है। 1 होगा, 1 तो पक्का ही नहीं होगा सर, क्योंकि इस पूरे इंटरवल में कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है, 0 आ रहा है। सो क्लियरली दिस इज अ मैनी वन फंक्शन। ऑन-टू होगा कि इन-टू होगा, उसके लिए रेंज फाइंड करनी पड़ती है। रेंज देखो क्या आएगी, यहां से 0 आ रहा है, यहां से भी 0 आ रहा है सर, यहां से एक बार x को -a पुट करेंगे तो a/2 आ गया, 0 पुट करेंगे तो 0, तो इसकी रेंज तो 0 से लेके a/2 ही आ रही है सिंपली। तो ये रेंज आ चुकी है। और अगर ये रेंज है, कोडोमेन चेक करो कितनी थी, तो कोडोमेन तो ये थी -a से a, मैच ही नहीं कर रही, मतलब फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। यस, तो टाइम लगने वाला क्वेश्चन नहीं है, देख के शायद आपको लग रहा होगा, क्योंकि धीरे धीरे कर रहे हैं, बिल्कुल टाइम लगने वाला क्वेश्चन नहीं है, बट थोड़ी सी गलती होने के चांसेस होते हैं ऐसे सिचुएशन में कि कहां पे मॉडुलस लेना है, कहां पे पॉजिटिव लगाना है, कहां पे नेगेटिव, उस चीज का ध्यान रखना है बस। ठीक बात है। अच्छा, ये तो हो गया मेथड 1। चलो मेथड 2 भी देख लें एक बार, अगर ग्राफ की हेल्प से करना है तो चेक करो। मेथड 2 वुड बी, सबसे पहले fx का ग्राफ चाहिए होगा, तभी उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे उसमें। fx का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, क्या सिचुएशन चल रही है। पॉजिटिव इंटरवल में 0 to a में x प्लस a है, मतलब लीनियर फंक्शन बनेगा। 0 पे वैल्यू a पे 2a, और 0 पे ओपन है, तो ऐसा कुछ बनेगा क्या, ये वाला पॉइंट क्या आ गया, a, 2a आ गया, और ये वाला पॉइंट है 0, a। ठीक बात है। तो 0, a से a, 2a तक चली गई स्ट्रेट लाइन। नेगेटिव में -a कांस्टेंट फंक्शन है सर ये तो -a मान लेते हैं यहां पे 0, -a। तो ये ग्राफ है हमारा fx का। देख के बताओ मुझे f ऑफ मोड x का ग्राफ कैसे बनेगा। इसमें जिनको भी कंफ्यूजन रहती है, एक आसान तरीका बता रहा हूं। f ऑफ मोड x का ग्राफ जब भी बनाने ना, ये चीज देख लिया करो कि सर ये तो इवन फंक्शन है, x को -x से रिप्लेस करूंगा सेम ही आएगा। और इवन फंक्शन की खास बात क्या होती है कि ये तो सिमेट्रिक होता है अबाउट दी y एक्सिस। तो दैट मीन्स मुझे पूरा ग्राफ बनाने की नहीं जरूरत है, मैं तो सिर्फ y एक्सिस के राइट वाला पोर्शन बना लूंगा। राइट वाले पोर्शन का मतलब x को पॉजिटिव लेके चल लेंगे, और अगर x पॉजिटिव है फिर तो f ऑफ मोड x किसके बराबर आ जाएगा, fx के बराबर ही आ जाएगा। ये स्मार्ट तरीका होता है करने का कि भाई मैंने केस बना लिया कि x पॉजिटिव है, तो f ऑफ मोड x का ग्राफ कैसा बनेगा, जैसे fx का बना था वैसे ही बन जाएगा। बना लेते हैं। कैसा था इसका, ये था 0, a से a, 2a पे जा रहा था, और एग्जैक्टली 0 पे फंक्शन की वैल्यू -a थी, तो इसको मत मिस कर देना, ये वैल्यू 0, -a है। क्या करना है अब, पॉजिटिव साइड पे तो बना लिया, नेगेटिव में कैसे बनेगा, सिमेट्री से बन जाएगा, मिरर इमेज ले लेंगे सर, ये आ गया नेगेटिव साइड पे, तो दिस पॉइंट इज -a, 2a। ये ग्राफ बन गया f ऑफ मोड x का। दूसरा कौन सा बनाना था, मोड ऑफ fx का बनाना था। कैसे बनेगा मोड ऑफ fx का, ये तो आसान होता है। पूरे फंक्शन का मॉडुलस लेने का मतलब ही क्या होता है कि सर जो नीचे वाला पार्ट है ना वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बस इतना मतलब होता है इसका। सो ये वाला पॉजिटिव वाला तो सेम ही रहेगा, नेगेटिव वाले को उठा के ऊपर शिफ्ट कर दो तो a पे आ जाएगा, ये ऐसा बन गया। यस, दिस इज 0, a, दिस इज a, 2a, और ये -a, a, ऐसे चल रहे हैं। ओके, डन। ठीक है, अब क्या करना था, फाइनली दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। यस, अब इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि सर दो ग्राफ को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, चिंता मत करो,
इंटरवल देख लेंगे, पहले नेगेटिव वाले इंटरवल में सोच के देखेंगे, पॉजिटिव वाले में सोच के देखेंगे। तो देखो gx वाला या फिर gx छोड़ दो, f ऑफ मोड x माइनस मोड ऑफ fx, इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। ध्यान देना, बड़े ध्यान से करने वाला स्टेप है ये। नेगेटिव साइड पे देखो, पहले पॉजिटिव साइड पे देख लो, क्या दिख रहा है कि सर ये वाली चीज और ये वाली चीज तो एग्जैक्टली सेम है, तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों की डेफिनेशन सेम ही है, तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो आ जाएगा ये तो। यस, और क्योंकि यहाँ पे जीरो पे ओपन था तो सिर्फ अभी ओपन के लिए देख रहे हैं, तो ओपन जीरो से लेके ए तक तो क्या आ रही है, जीरो फंक्शन आ रहा है, ये चीज आ गई। एग्जैक्टली जीरो पे चेक करो, इस पे कितनी वैल्यू थी, माइनस ए थी, इसमें कितनी वैल्यू है ए, तो जब x इक्वल टू जीरो पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस ए माइनस 2a पे आएगा पॉइंट। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है। यस, और फाइनली नेगेटिव साइड पे देखो, अब ये ध्यान देना, ये वाली लाइन चल रही थी, इसमें से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये सब्ट्रैक्ट करना तो आसान ही है क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू तो चल रही है y इज इक्वल टू ए, तो इसको तो सब्ट्रैक्ट कर ही देंगे, तो हर पॉइंट में से ए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ए यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ हमारा। तो जो माइनस ए कोमा 2a वाला पॉइंट था वो कहां पे आ जाएगा, माइनस ए कोमा ए पे आ जाएगा। ऐसे बन गया ये। यस, सो दिस पॉइंट इज माइनस ए कोमा ए, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस f ऑफ मोड x माइनस मोड ऑफ fx। और अगर gx का ग्राफ बनाना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक बात है, तो पता चल जाएगा। 2 से डिवाइड करने का मतलब ये तो सारा जीरो रहेगा, ये वाली कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन है, पता चल रहा है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2 वाली लाइन बन जाएगी। तो चाहो तो बना लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो gx का ग्राफ वुड बी माइनस एक्स बाई 2 करवाना है बस इसको, ये कहां पे आ जाएगा, माइनस ए पे आ जाएगा, जो माइनस 2a बन रहा था, जीरो का तो जीरो ही रहेगा, ये ग्राफ बन गया। और ये वाला पॉइंट कौन सा, x की वैल्यू माइनस ए कोमा जीरो, ये तो चाहो तो मैच कर लो, सेम आ रहा है क्या, नेगेटिव में माइनस एक्स बाई 2 आ रहा है सर, सही बात है, जीरो पे माइनस ए आ रहा है, सही बात है, पॉजिटिव में जीरो आ रहा है, सही बात है। यहां से देख के पता चल रहा है 1 1 नहीं है, रेंज इसकी माइनस ए टू ए के साथ नहीं मैच कर रही, तो यहां से भी करा जा सकता था। जिस चीज में भी आप ज्यादा कंफर्टेबल हो उस वाले मेथड से कर लेना, बट टाइम किसी में ज्यादा नहीं लगेगा, 2 या मैक्सिमम 3 मिनट लग सकते हैं। यस, ओके, डन। सो द अगेन द आंसर इज नीदर 1 1 नॉर 1 2, राइट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ फंक्शंस वाला क्वेश्चन आ गया, वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक। चेक करो, a एक सेट गिवन है, b एक सेट गिवन है, देन द टोटल नंबर ऑफ 1 1 मैप्स फ्रॉम a टू b सच दैट ये कंडीशन है f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 3 इज इक्वल टू 14। अब जब भी नंबर ऑफ फंक्शंस वाला क्वेश्चन आएगा, बेसिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करना तो मुझे आना चाहिए उसके लिए, ये बात दिमाग में रखो अपने। यस, अच्छा क्या करें, पहली चीज नोटिस करो, 1 1 फंक्शन फाइंड करने हैं। मुझे सोच के बता दो, अगर तुम्हें 1 1 फंक्शन फाइंड करने के लिए बोला जाए फ्रॉम ए टू बी, मान लो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो रिस्ट्रिक्शन आ गई है ना एक, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कैसे फाइंड करते, तरीका आता है क्या, फिर तो पता है सर हमें कि क्या करेंगे, ए सेट का हर एलिमेंट के लिए देख लेंगे कितनी कितनी चॉइसेस है उसकी इमेज के लिए। तो क्या पता है हमें, ए वाले सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 3 7 9 11। यस, और बी वाले सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, काफी सारे हैं, 2 4 5 7 8 10 12। तो अगर सिंपली पूछा जाए कितने 1 1 फंक्शन है, क्या तरीका होता है, जल्दी से देख लो कि सर 1 के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, इमेज के लिए 7 चॉइसेस हैं, किसी पे भी जा सकती है। 2 के लिए, 3 के लिए कितनी चॉइसेस है, जहां पे 1 की इमेज चली गई ऑलरेडी, अब वहां पे रिपीट नहीं हो सकती क्योंकि 1 1 फंक्शन है, तो एक एक चॉइस कम होती जाएगी। ये तरीका होता है 1 1 फंक्शन फाइंड करने का, सही बात है। तो ये कंसेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए, इसके बिना नहीं बात बनेगी। अच्छा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखते हैं, 1 1 तो फाइंड करना ही है, बट साथ में एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई है कि सर f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 3 14 होना चाहिए। तो ठीक है, करते हैं ट्राई। इसका मतलब क्या है कि f ऑफ 1 और f ऑफ 3 इन दोनों चीजों की कंडीशन है, और जो बाकी नंबर्स बचे, 7 बचा, 9 बचा, 11 बचा, इनके लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं है, इनकी इमेज तो कहीं पे भी जा सकती है रैंडमली, सही बात है। तो बस इसको चेक करना है कि ये कितने तरीकों से करवाया जा सकता है। तो जिस चीज पे कंडीशन हो वहां से स्टार्ट कर लिया करो हमेशा। बता दो कितने तरीकों से इन दोनों एलिमेंट्स का सम 14 के बराबर हो सकता है। f ऑफ 1 की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, ये सारी हो सकती है, ये चीज पता होनी चाहिए।
एफ ऑफ 3 की पॉसिबल वैल्यूज यहां से आएंगी, तो दोनों वैल्यूज जो आएंगी वो बी सेट से आएंगी, ये बात तो कंफर्म है ना। बता दो कैसे दोनों का सम 14 बनाया जा सकता है, बना के देखते हैं केसेस। ऐसा हो सकता है f1 की वैल्यू से 2 हो जाए, f ऑफ 3 12 हो जाए। ऐसा हो सकता है इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 10। 7 और 7 हो सकता है क्या, गलती से लिख देंगे हम लोग, बट नहीं हो सकता क्योंकि 1 1 फंक्शन है, दोनों की इमेज सेम नहीं आ सकती। और 5 और 9 की पॉसिबिलिटी नहीं है, 8 और 6 की पॉसिबिलिटी नहीं है, 10 और 4 बन जाएगा, 12 और 2, बस इतनी चॉइसेस बन रही हैं इसकी। तो पता चल गया क्या कि सर ये जो 1 और 3 दोबारा से बना लेता हूं मैं हमेशा ऐसे एरो डायग्राम्स बना के सोल्व करता हूं, इससे ना इमेजिन करना आसान हो जाता है हमारे लिए। तो चेक करो 2 4 5 7 8 10 12। अब चेक करो क्या सिचुएशन है। 1 और 3 पे जो कंडीशंस थी मुझे पता चल गया कितने पॉसिबल केसेस हैं, 1 2 3 4, 4 केसेस हैं। तो इसका मतलब क्या कि सर ये जो 1 और 3 है इनको कंबाइंड तरीके से देखूंगा मैं और बोल दूंगा कि इनको एंगेज करने के कितने तरीके हैं, टोटल 4 तरीके हैं, 4 तरीकों से एंगेज हो सकते हैं। दीज आर द 4 वेज जो हमने लिखे हैं। सही बात है। उसके बाद बता दो 7 के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, टेल मी हाउ मेनी चॉइसेस डू वी हैव फॉर द नंबर 7। कैसे देखेंगे कि सर 1 और 3 ऑलरेडी एंगेज हो चुके हैं, मतलब यहां पे 2 एलिमेंट्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। तो मान लो ये वाला 2 वाला ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो गया, 12 वाला ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो गया। तो 7 के लिए कितनी चॉइसेस बची, 1 2 3 4 5, 5 चॉइसेस बच रही है सिर्फ। 9 के लिए कितनी चॉइसेस बचेंगी, एक एक कम होती जाएगी सर, अब तो 4 बचेंगी। 11 के लिए 3 बचेंगी। सही बात है क्या। तो आंसर आ गया, सबके लिए चॉइसेस पता चल गई। लास्ट में क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्या आंसर आ गया, 20 इंटू 12 दैट इज 240। सही बात है। सो ऑप्शन 2 वुड बी करेक्ट। तो आसान क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, बस हमें हर एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग देखना होता है कि नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है जिनके कोरस्पोंडिंग उनको बी वाले एलिमेंट के साथ एंगेज करा जा सकता है। दैट्स इट। ओके डन। ठीक है आगे चले, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर ऑफ फंक्शन पे। चेक करो, ए इज अ गिवन सेट, 1 से लेके 7 तक के एलिमेंट्स हैं। पी ए डिनोट द पावर सेट। पावर सेट आ गया, याद है क्या होता था कि सर इट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। अब कई बार तो इसी को देख के घबरा जाते हैं हम लोग, बट घबराना नहीं है, सबसेट तो पता ही है ना हमें क्या होता है। और बता दो ए सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। यस 2 टू द पावर n का फॉर्मूला होता है सर, 2 टू द पावर 7 सबसेट्स होंगे इस पर्टिकुलर सेट में, पता है हमें। ठीक बात है। इफ द नंबर ऑफ फंक्शंस f फ्रॉम a टू पी ए। अच्छा फंक्शन कैसे डिफाइन करा गया, ए सेट से पावर सेट ऑफ a में डिफाइन करा गया। ध्यान रखना कंफ्यूजन होने के चांसेस है। सच दैट a बिलोंग्स टू f ऑफ a फॉर एवरी a बिलोंगिंग टू a इज m टू द पावर n, m एंड n आर द नेचुरल नंबर, m इज लीस्ट। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी कंडीशन लग रही है सर, ये देखना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन हमने क्रैक कर ली, ये समझ में आ गया, तो बाकी तो कोई और कंडीशन है ही नहीं है, इसी के अराउंड खेलना है जो भी करना है हमें। यस तो सोच के बताओ समझ में आ रहा है मामला। a बिलोंग्स टू f ऑफ a का क्या मतलब है, नहीं समझ में आ रहा सर, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आ रहा। मैं ना इसकी हेल्प लेता हूं हमेशा, इसमें लिखा है ना फॉर एवरी a बिलोंगिंग टू a, तो मतलब एक ऐसा नंबर है इस सेट का एलिमेंट है। तो कोई भी एक एलिमेंट उठा के देख लेते हैं क्या मतलब है। तो a की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं, क्या मतलब बन जाएगा, 1 बिलोंग्स टू f ऑफ 1। 1 के लिए ट्रू होगा, ऐसे 2 के लिए, सबके लिए ट्रू होना चाहिए, फॉर एवरी लिखा है ना। अच्छा तो ऐसी कंडीशंस दे रखी हैं। अभी भी कुछ ज्यादा तो नहीं समझ में आ रहा सर क्या मतलब है इसका, कोई बात नहीं, चलो एक काम और करते हैं। नंबर ऑफ फंक्शन जब भी बनाने होते हैं इस तरीके से ना डायग्राम्स बना लेंगे हम। 2 सेट बना ली हमने, ए सेट बन गया, ये बन गया पावर सेट ऑफ ए में कैसे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, और पावर सेट ऑफ ए में कैसे एलिमेंट्स होंगे, सबसेट्स होंगे उसमें। तो ये ध्यान रखो, इसमें रेगुलर एलिमेंट्स नहीं है, नंबर्स नहीं है, इसमें सेट्स हैं। कौन से सेट्स, सबसेट्स हैं ए वाले सेट के। तो एक मान लो पहला सबसेट S1 है, दूसरा S2, तीसरा S3, कितने होंगे इस तरीके से 2 की पावर 7 होंगे 128। ये सिचुएशन चल रही है। तो ए सेट में 7 नंबर्स हैं, पावर सेट ऑफ ए में 128 सबसेट्स हैं, सेट्स हैं। तो इनको आपस में मुझे रिलेट करना है। अब सोच के देखो 1 बिलोंग्स टू f ऑफ 1 का क्या मतलब हो सकता है।
एफ ऑफ वन का मतलब तो पता है कि सर वन की जो इमेज होती है ना वो एफ ऑफ वन होती है। तो मान लो वन की इमेज इस पे जा रही है, तो मतलब एफ ऑफ ए तो हमारा क्या हो गया, S2 वाला सेट हो गया। तो मतलब क्या बोल रहे हैं ये कि वन बिलोंग्स टू S2। क्या मतलब है इसका, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है अब कि सर ये जो सबसेट 2 है ना, वन इसका एलिमेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये जो 128 सबसेट्स बने हैं इसमें वो वाला जो सबसेट होगा जिसमें वन वाला एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ए वन की इमेज तो उसी पे जाएगी। ये मतलब बना इसका। तो सही बात है, सेंस बन रहा है इसका, सही बात है, क्योंकि ऐसे काफी सबसेट होंगे ना जिसमें वन प्रेजेंट होगा, सिर्फ वन भी हो सकता है, ऐसा सबसेट 1,2 भी हो सकता है। तो ये चीज तो पता ही है हमें, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ऐसे ढेर सारे सबसेट्स होंगे जिसमें वन प्रेजेंट होगा, क्या बोला गया कि भाई वन की इमेज उसी सेट पे जानी चाहिए। सिमिलरली 2 बिलोंग्स टू एफ ऑफ 2, मान लो 2 की इमेज जा रही है यहां पे कहीं पे S10 पे जा रही है सपोज, तो क्या बोला गया कि जो 2 है वो S10 में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ठीक है, अब कंडीशन का मतलब तो समझ में आ गया हमें, ये चीज तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब सोच के बता दो कितने तरीकों से ऐसा हो सकता है, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसके अलावा कोई वन वन फंक्शन नहीं है, कोई ऑन टू नहीं है, सिर्फ यही एक कंडीशन थी। तो बता दो मुझे सोच के कितने तरीकों से वन की इमेज एफ ऑफ इस सेट के अंदर जा सकती है जिसमें वन वाला एलिमेंट प्रेजेंट हो। कैसे देखेंगे, तो सर उसके लिए सोचना पड़ेगा कि ऐसे कितने सबसेट्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें वन प्रेजेंट है। तो मुझे सोच के बता दो नंबर ऑफ सबसेट्स जिसमें वन प्रेजेंट हो, कंटेनिंग वन। सोच के बताना, फिर से परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। क्या बोल देंगे कि सर वन तो फिक्स कर दिया हमने, उस वाले सेट के अंदर वन फिक्स हो गया, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6 7, बाकी जो 6 एलिमेंट्स बचे उसमें से या तो मैं 0 सेलेक्ट कर लूंगा, या 1 सेलेक्ट कर लूंगा, या 2, या फिर मैक्सिमम 6 कर लेंगे। तो 2 to the power 6 वुड बी द आंसर। यस और नो, ये तो तरीका होता है। या फिर ऐसे बोल लो कि वन तो फिक्स कर लिया हमने, 2 के लिए मेरे पास 2 चॉइसेस है, या तो मैं सेलेक्ट करूं या ना करूं। 3 के लिए 2 चॉइसेस है, सबके लिए 2 चॉइसेस है, 2 to the power 6 आ जाएगा। तो ऐसे 2 to the power 6 सबसेट्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें वन प्रेजेंट होगा। तो दैट मीन्स वन की इमेज के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, 2 to the power 6 चॉइसेस हैं। बन गई बात। 2 के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, सेम लॉजिक कि सर ऐसे सबसेट्स कितने होंगे जिसमें 2 प्रेजेंट होगा, और 2 लिख लो, और 2 थोड़ा गलत हो जाएगा लिखना, कोई बात नहीं। ऐसे कितने सबसेट्स होंगे जिसमें 2 प्रेजेंट होगा, वो भी 2 to the power 6 होंगे, तो उसके लिए भी इतनी चॉइसेस हैं। यस, तो क्या बोल सकते हैं कि सर सबके लिए 2 to the power 6 चॉइसेस होंगी विदाउट एनी एक्सेप्शन। और इसमें तो ऐसा भी हो सकता है कि जहां पे 1 की इमेज आ रही है वहीं पे 2 की इमेज चली जाए, 1 1 फंक्शन वाली तो कोई कंडीशन है नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बन जाएंगे, 2 to the power 6 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, कितनी बार, 7 टाइम्स। क्या आंसर आ गया, 2 की पावर 42 वुड बी द आंसर। क्या पूछा गया था कि इसकी वैल्यू क्या है, m to the power n है, सही बात है, उसी फॉर्मेट में आ रहा है। m and n आर द नेचुरल नंबर, ठीक है, m इज लीस्ट। अब इसका क्या मतलब है सर, ये कैसे पता करें। आंसर तो मेरा आ गया था अच्छा भला, बट m इज लीस्ट बोलने का क्या मतलब है, आ रहा है समझ में, बिल्कुल आ रहा है। देखो 2 to the power 42 को और क्या लिखा जा सकता है, 4 की पावर 21 भी तो लिखा जा सकता है, एक ही बात है। तो मतलब m की वैल्यू तो हम चेंज कर सकते हैं। यस, 3 की पावर 14 भी लिखा जा सकता है, बट हमें कौन सी वैल्यू रखनी है जिसमें m लीस्ट होगा, तो यही वाला हमारा रिक्वायर्ड है। तो पता चल गया कि m की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 42। क्या पूछा गया था, m प्लस n, तो m प्लस n वुड बी 44। सो अगेन क्वेश्चन आसान था, बट ऐसा हो सकता है कि हम देख के डर जाएं कि पहले सर पावर सेट आ गया, उसके बाद ये अजीब सी कंडीशन आ गई है। तो आराम से अगर बैठ के सोचोगे तो बड़ा इजी क्वेश्चन बन गया ये, राइट। चलो आगे चलते हैं। फंक्शनल इक्वेशन, यस, इफ अ फंक्शन f सेटिस्फाइज, 2 वेरिएबल में फंक्शनल इक्वेशन है, ठीक बात है। फॉर ऑल m एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए वैलिड है, f of 1 इज इक्वल टू 1, देन द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर लैम्डा सच दैट ये सिग्मा इज लेस देन और इक्वल टू दिस। तो क्या आइडिया लग रहा है कि सर ये सिग्मा वगैरह तो सारी बाद की बातें हैं, टारगेट हमारा क्या होता है, फंक्शन f पता करना होता है। एक बार अगर फंक्शन f आ गया तो ये सिग्मा तो सोल्व कर ही दूंगा मैं। यस, तो सोच के बता दो इस इक्वेशन को सोल्व करके फंक्शन f कैसे फाइंड करें।
सबसे पहले किस टाइप की इक्वेशन है ना, दो वेरिएबल की फंक्शनल इक्वेशन है। याद रखो हमेशा, या तो सिंगल वेरिएबल की फंक्शनल इक्वेशन आती है या दो वेरिएबल की। काफी कम चांसेस होते हैं कि 3 या 4 या 5 वेरिएबल की आ जाए। तो मुझे ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि सर जब भी दो वेरिएबल में फंक्शनल इक्वेशन होती है ना, एक्स वाई में लिख लेता हूं मैं लेटर से, तो दो तरीके होते हैं इसको अप्रोच करने के जनरली। एक तरीका तो क्या कि मैं सब्सटीट्यूशन करता होता हूं एक्स और वाई की वैल्यूज की, क्योंकि हमेशा लिखा होता है कि एक्स और वाई की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। तो तुम चाहो तो सब्सटीट्यूशन कर सकते हो कि सर एक्स को कुछ पुट कर दिया, वाई को कुछ पुट कर दिया, 0 0 0 1 1 2 जो भी आपका मन करे। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है डिफरेंशिएशन वाला, कि हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते होते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में। ये दो तरीके होते हैं। और डिफरेंशिएशन वाला तरीका जनरली हम तब यूज करते हैं जब क्वेश्चन में ऐसी कोई कंडीशन होती है, ऐसा कोई हिंट होता है जिसमें डेरिवेटिव की बात करी जाए। जैसे कई बार तुम नोटिस करोगे क्वेश्चन में लिखा गया होगा कि फंक्शन तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, या क्वेश्चन में दे रखा होगा कि एफ डैश 0 की वैल्यू इक्वल टू समथिंग है। तो जब भी डेरिवेटिव की बात आएगी ना क्वेश्चन में, तब मैं ये वाला मेथड यूज करूंगा, अदरवाइज आई विल ऑलवेज गो फॉर द मेथड 1। और दूसरा हिंट क्या होता है कि जब भी फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर होता है तभी डिफरेंशिएट कर सकता हूं मैं तो। बट इसमें देखो फंक्शन की डोमेन ही क्या चल रही है, नेचुरल नंबर चल रही है। तो अगर नेचुरल नंबर में बात चल रही है, इंटीजर में बात चल रही है, फिर तो मैं हमेशा सब्सटीट्यूशन वाले मेथड की हेल्प लूंगा। और मजे की बात यह है कि एक पॉइंट पे तो फंक्शन की वैल्यू दे भी रखी है, तो जब भी एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दे रखी हो, हमेशा क्या करते हैं, उसकी हेल्प से ना बाकी सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते होते हैं। f(2), f(3) सारी चीजें फाइंड कर लूंगा मैं, और वहां से एक पैटर्न दिखना शुरू हो जाएगा, उसके बाद उसको जनरलाइज कर देंगे। तो ये तरीका होता है जनरली। सो जैसी मर्जी फंक्शनल इक्वेशन आ जाए, अगर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन करा गया, एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू गिवन है, तो हम कोशिश करते हैं 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी फंक्शन की वैल्यू आ जाए, जनरलाइज कर देंगे उसको। तो यहां पे देखते हैं ट्राई करके। f(1) गिवन है, बता दो f(1) का कैसे मैं यूज करूं टू फाइंड f(2)। दिख रहा है, कर देंगे सर। m को भी 1 पुट कर दूंगा मैं, n को भी 1 पुट कर दूंगा। आ गई ना f(2) की वैल्यू, क्या आ गई, f(1) प्लस f(1), 2 टाइम्स f(1) आ गया। f(1) की वैल्यू गिवन है मुझे, बट मैं अभी इसी वाले फॉर्मेट में लिख रहा हूं, 2 टाइम्स f(1). अब क्या कर रहे हैं, लेट अस से m को 1 पुट कर दिया, n को 2 पुट कर दिया। f(3) की वैल्यू क्या आ गई, f(1) प्लस f(2), मतलब f(1) प्लस 2f(1), ये आ गया। पैटर्न दिखना स्टार्ट हुआ। दोनों को 2 2 अगर मैं पुट कर दूं, f(4) विल बी इक्वल टू दिस। बन गया सर पैटर्न, बड़ा सिंपल पैटर्न बन गया। इसी को अगर मैं जनरलाइज कर दूंगा तो पता चल जाएगा f(n) कैसा होगा, n टाइम्स f(1) होगा। सही बात है, बन गई ये बात। ऐसी कई बार क्या होता है कि तुम्हें इक्वेशन दे रखी होगी कि सर f(x + y) इज इक्वल टू fx इंटू f(y). इसमें क्या होगा, हमेशा दोनों को 1 1 पुट करोगे, f(2) क्या आ जाएगा, f(1) का स्क्वायर आ जाएगा। 1 और 2 पुट करोगे, f(3) कैसा आ जाएगा, f(1) का क्यूब आ जाएगा। तो उसमें क्या पैटर्न बनता होता है कि सर f(n) जो होगा ना, वो f(1) की पावर n होगा। तो बड़ी बेसिक सी फंक्शनल इक्वेशंस हैं ये वाली, तो इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए हमें। तो बन गई है सर बात, f(n) पता चल गया, f(1) की वैल्यू 1 है, पुट कर देंगे तो फंक्शन fn इज इक्वल टू n के बराबर आ गया, या फिर ये बोल लो फंक्शन fx इक्वल टू x आ गया। अब क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए, पुट करो। अब ये इनइक्वालिटी सोल्व करनी है हमें। पहले ये सिग्मा देख लो क्या लिखा गया। पहली बात तो कि सर f ऑफ लैम्डा प्लस के तो लैम्डा प्लस के के बराबर ही होगा, सही बात है। तो वी हैव सिग्मा ऑफ लैम्डा प्लस के, ये सोल्व करना है हमें। के की वैल्यू 1 से लेके 2022 तक जा रही है, कोई बात नहीं, कर देंगे। सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे पहले तो, सही बात है। तो सिग्मा ऑफ लैम्डा प्लस सिग्मा ऑफ के। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही ना कैसे सोल्व करना है। क्या दिख रहा है हमें कि सर लैम्डा कांस्टेंट नंबर है, तो जब सिग्मा को ओपन करेंगे हर टर्म की वैल्यू लैम्डा आएगी। कितने टाइम्स, 2022 टाइम्स, ये आ गया। इसका फॉर्मूला भी पता होगा हमें, 1 + 2 + 3 + अप टू 2022 सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये आ गया n इंटू n + 1/2। क्या कंडीशन है, लेस देन और इक्वल टू, ये वाली कंडीशन है। लगा दो, सोल्व हो जाएगा। 2022 से तो डिवाइड ही कर देंगे, कैंसिल आउट हो गया पूरा, आ गया आंसर। सो वी आर गेटिंग लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू 2022 माइनस दिस। अजीब सी वैल्यू आ रही है क्या,
कोई नहीं, चलो देख लेते हैं। 4044 माइनस 2023/2, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 2 0, सो 1010.5। सो लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू दिस। क्या पूछा गया था? लार्जेस्ट नेचुरल नंबर लैम्डा। ठीक है सर, सही बात है। सो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या आ जाएगा? 1010 वुड बी द आंसर। यस, दैट्स इट। आसान क्वेश्चन था, सिंपल सी फंक्शनल इक्वेशन थी, बट ये सारी कहानी भी हमें समझ में आ गई, तो कोई डाउट नहीं आएगा नेक्स्ट टाइम से ऐसे क्वेश्चंस में। ओके, डन। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। लेट एफ एक्स इज द गिवन फंक्शन if m and n are respectively the number of points at which the curves y is equal to fx and y is equal to f dash x intersects the x axis, then the value of m plus n is। दो फंक्शंस गिवन है, एफ एक्स एफ डैश एक्स। पूछा गया एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक बात है, तो बेसिकली क्या पूछा गया? एफ एक्स इक्वल टू 0 इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स पूछे गए हैं। तो यही मतलब होता है ना एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने का। और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के नंबर ऑफ रूट्स पूछे गए। ये सिचुएशन है। तो ठीक है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके देखते हैं क्या बनेगा। एफ एक्स इक्वल टू 0 इज 2 to the power x minus x square इक्वल टू 0। कैसे सोल्व करेंगे सर इसको? तो एक स्टेप भी मैं नहीं लिख पाऊंगा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। क्यों? दोनों डिफरेंट नेचर के फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो क्या करते हैं हमेशा ऐसे सिचुएशन में, जब भी डिफरेंट नेचर के फंक्शन हो, ग्राफ की हेल्प ली जाती है। यस, देखो करते हैं ट्राई। सो एक फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया, एक को राइट हैंड साइड में, दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे। दोनों जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके जाएंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, पता है हमें। तो बना के देखते हैं, दोनों सिंपल से फंक्शन से बन जाना चाहिए। देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा बनेगा? पैराबोला बन जाएगा सर, कोई डाउट ही नहीं है। 2 to the power x का ग्राफ कैसा बनेगा बताओ सोच के? एक्सपोनेंशियल बनेगा, ये तो सबको पता है, 0,1 से पास करके जाएगा। बट अब प्रॉब्लम कहां पे आती है कि सर अब कैसे पता कैसे जाएगा? इसके ऐसे ऊपर से निकल जाएगा। यस, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है सोच के देखो। ऐसा हो सकता है ऐसे ऊपर से निकल जाए, या फिर हो सकता है ऐसे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे आगे चला जाए, या फिर ऐसे हो सकता है कि पहले ऐसे इंटरसेक्ट करे फिर ऐसे चला जाए। ये तीन पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है मुझे। अब सोचना पड़ेगा कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी, उसी पे तो डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो बताओ देख के। सी, एक तरीका तो क्या होता है कि अगर मुझे देखना है कि कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है ग्राफ, तो मैं क्या कर सकता हूं? स्लोप की हेल्प ले सकता हूं। एक तरीका तो ये होता है, दोनों के स्लोप की हेल्प ले लिया करो। स्लोप का मतलब डेरिवेटिव्स की। तो देखते हैं एक बार, 2 to the power x का स्लोप कितना आएगा? 2 to the power x ln2, और x स्क्वायर का आएगा 2x। तो देख के बताओ, कंपेयर कर पाओगे क्या कि किसका स्लोप ज्यादा होगा किसका कम होगा? ये तो फिर से उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया सर, और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कैसे कंपेयर करें कौन सी क्वांटिटी बड़ी है कौन सी छोटी? तो ये तरीका तो नहीं काम कर रहा। जनरली डेरिवेटिव से पता चल जाता होता है कि अगर इसका स्लोप ज्यादा आएगा तो पता है कि ऐसे ऊपर से निकल जाएगा, पहले कट नहीं करेगा उसको। बट इसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो क्या करना पड़ेगा? हिट एंड ट्रायल का यूज करेंगे। चिंता मत करो, देखो ध्यान से क्या करते हैं। कुछ 2-3 पॉइंट्स लेके ना उन पे वैल्यू फाइंड करके देख लिया करो। ये 0 है, यहां पे लेटर से 1 2 3 ऐसे। तो चेक करो, x इज इक्वल टू 1 पे देख लो कौन से ग्राफ की वैल्यू कम होगी किसकी ज्यादा। तो x इज इक्वल टू 1 पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो 1 है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो मतलब ये वाला ग्राफ ऊपर रहेगा x इज इक्वल टू 1 पे, कोई डाउट नहीं है इसमें। ऐसे जा रहा है मान लो। x इज इक्वल टू 2 पे चेक करो, क्वाड्रेटिक वाले फंक्शन की वैल्यू 4, इसकी भी 4। अच्छा, 2 पे तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। सही बात है, ये तो मैंने पहले देखा ही नहीं, हिट एंड ट्रायल से पता चल रहा है। तो ठीक है, मतलब x इक्वल टू 2 पे इंटरसेक्ट करेगा। अब ग्राफ ज्यादा सही नहीं बन रहा, पॉइंट्स हमारे ऊपर नीचे हो गए हैं, बट कोई बात नहीं। तो ये वाला जो पॉइंट है जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज 2। उसके बाद आगे भी देखें, एक चीज सुनना ध्यान से। देखो ये चीज क्लियर है कि अगर यहां पे इंटरसेक्ट कर गया ना, तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि ऐसे नीचे से चला जाए। क्या करेगा ये? ऐसे जाके ऐसे इंटरसेक्ट करना ही पड़ेगा इसको। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे पता है कि सर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो तो ज्यादा तेजी से इंक्रीज करता है एज कंपेयर टू द क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब तुम इतनी बड़ी वैल्यू रख लो, x की 10 रख लो मान लो, तो जाहिर सी बात है ना कि भाई 2 to the power 10 की वैल्यू बड़ी होगी, तो इसका ग्राफ ही ऊपर आएगा अल्टीमेटली। तो
ग्रीन वाला तो ऊपर आ नहीं सकता हमेशा के लिए, तो ये वाली शेप तो नहीं बनेगी, ये बात तो पक्की है। बट चाहो तो एक दो पॉइंट्स पे और चेक करके देख लेते हैं। x इक्वल टू 3 पे चेक करो, इसकी वैल्यू 8 आ रही है, इसकी वैल्यू 9 आ रही है, तो 2 टू द पावर x का ग्राफ छोटा है, x इक्वल टू 3 पे भी। x इक्वल टू 4 पे चेक करो, 4 पे भी मैच कर गया सर, ये तो हिट एंड ट्रायल से दोनों बराबर आ गए, तो मतलब दोबारा जब इसको इंटरसेक्ट करेगा x इज इक्वल टू 4 पे करेगा। ये ग्राफ बन गए रफ, ये पॉइंट आ गया तुम्हारा x इज इक्वल टू 4 वाला। अब इसके बाद तो कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि अब x की वैल्यू उतनी लार्ज हो चुकी है कि अगर तुम फर्दर इंक्रीज करोगे तो 2 टू द पावर x हमेशा बड़ा ही रहेगा एज कंपेयर टू x स्क्वायर। यस, तो थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के सोल्व करा गया, कुछ फॉर्मूला नहीं लगाया, कुछ स्टैंडर्ड मेथड कुछ नहीं यूज करा गया। तो कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, एक यहां से आ गया, एक यहां से 2, एक यहां से 3। सो क्या बोला गया था, m इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स, सो m की वैल्यू तो 3 आ गई, ये बात तो कंफर्म है। अच्छा, दूसरे पे चलते हैं, f डैश x इक्वल टू 0। f डैश x देखो क्या आएगा, दोनों को डिफरेंशिएट करो, 2 टू द पावर x ln 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। फिर से सिमिलर सिचुएशन है सर, एक एक्सपोनेंशियल चल रहा है, एक लीनियर चल रहा है, तो ग्राफ की हेल्प ही लेनी पड़ेगी। देखते हैं, चलो ट्राई करके। लेट अस सी, y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ, ये तो बन गई है स्ट्रेट लाइन, कोई डाउट नहीं है। 2 टू द पावर x ln 2, ये भी काइंड ऑफ क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल ही बनेगा। यस, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल बना के देखते हैं फिर से। x इक्वल टू 0 पे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में ऐसे आता जाएगा, जब x इक्वल टू 0 रखेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी ln ऑफ 2। तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 0, ln 2। अब फिर से मेन जो ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी इसके बाद करनी पड़ेगी कि सर कब कट कर रहे हैं, कब इसके ऊपर से जा रहे हैं, कब नीचे से जा रहे हैं। तो फिर से वही काम करते हैं कि ना वैल्यूज लेके देखना स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू 1 पे चेक करो क्या सिचुएशन है, इसकी वैल्यू आएगी 2 टाइम्स ln 2 और दूसरे की वैल्यू आएगी 2। कौन बड़ा है देख के बताओ, 2 ln 2 बड़ा है या 2 बड़ा है? ln 2 की वैल्यू तो क्या होगी, 1 से छोटी होगी ना, क्योंकि ln e की वैल्यू होती है 1, तो ये लेस देन 1 है, मतलब ये कंप्लीट वैल्यू क्या है, लेस देन 2। सो क्या पता चला कि सर ये जो 2x वाली लाइन है इसके नीचे होगा 2 टू द पावर x ln 2 वाला ग्राफ। तो पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो हमने सिर्फ x इज इक्वल टू 1 पे चेक किया, अभी क्या पता चला हमें कि भाई 2x की वैल्यू ज्यादा आ रही है, दिस इज ग्रेटर। यस, तो ग्राफ को नीचे जाना पड़ेगा इसके। सो ये वाला जो ग्राफ है ये काइंड ऑफ ऐसे बना दिया मैंने, ये वाला पॉइंट है 1, और मुझे पता ही है इसके बाद दोबारा इसको इंटरसेक्ट तो करना ही पड़ेगा जैसे हमने पहले चेक किया था, तो अब तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं है। अल्टीमेटली तो x की बड़ी वैल्यूज के लिए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। तो भाई इसको एक बार तो इंटरसेक्ट करना ही पड़ेगा, और एक बार अगर ऊपर चला गया उसके बाद वापस तो नहीं आएगा ये। तो क्या पता चल गया कि 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। सो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई है, करेक्ट। m प्लस n पूछा गया था, सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 5। ठीक बात है, तो सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। मोस्टली कंसेप्ट हमने कोशिश करी है कवर हो जाए, फंक्शनल इक्वेशन भी कवर हो गया, ग्राफ भी, कॉम्पोजिशन, रेंज, सारी टाइप के क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं, राइट। ठीक बात है। इसके अलावा अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के क्वेश्चंस आपको करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, देन यू कैन गो टू द मार्क्स ऐप, वहां पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंड यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर। Yes, okay, so this is it for now. So see you in the next session. Okay, bye bye.